हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए भारतीय संविधान की क्लास कर रहे थे, उसकी ये छठी क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? मूल अधिकार। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार आपके एग्जाम ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? मूल अधिकार। तो हम पहले जानेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो इनको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मूल अधिकार का वर्णन जो भारतीय संविधान में कहाँ है। तो हमें जानना होगा कि जो मूल अधिकार है इनका वर्णन जो भारतीय संविधान में है वो हमें मिलता है भाग 3 में। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप लोगों को बताना है कि अनुच्छेद 12 से 35। क्या आपको बताना है कि अनुच्छेद जो है वो 12 से 35, अनुच्छेद जो 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो आज की क्लास आपकी मात्र एक ही क्लास में आपको जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान का ये आपके मस्तिष्क में होगा 1 घंटे के बाद। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी क्लास देखिएगा और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा, क्योंकि जो अपना हाथ होता है वो जगन्नाथ होता है, यानी अपने हाथ से बनाया गया नोट्स बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये आपको जब पेपर होने वाला होगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये क्लास आप लोग ध्यान से और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसे आपको पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग अब धैर्य से बैठकर पूरी क्लास देखिए और साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते चलिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपनी नोट्स निकाल ली होगी और मेरे साथ लिख रहे होंगे। तो अब चलते हैं, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो और हम क्या जानेंगे कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसी भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा मिल रही है। जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, तो आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन मिलता है। तो आप लोग लिखिएगा कि मूल अधिकारों का उल्लेख, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसी आपको पढ़ाया जाएगा। तो लिखिएगा आप लोग, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। उसकी आगे लिखिएगा, अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि जो भारत में मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लोग लिखिएगा मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, के संविधान से लिए गए हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं
उनको कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि जो मूल अधिकार है उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो मूल अधिकार है उन्हें यूएसए से लिया गया है। उसके बाद आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या पूछा जाता है कि मूल अधिकार जो होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं क्या? जो मूल अधिकार होते हैं वह नागरिकों के लिए होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। लिखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या? मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जो मूल अधिकार हैं वह भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जो एक मूल होता है यानी जो मूल अधिकार है वह सभी को प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी भारत के नागरिक हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मूल अधिकार प्राप्त हो सकता है। जो सारे मूल अधिकार हैं वह उसमें से कुछ को बांटा गया है। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय के लिए हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार हैं जो विदेशियों के लिए भी हैं। तो उसको अभी हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, और आपको ये भी हम बताएंगे कि और कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो उसकी आगे लिखिएगा, मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अब उसके आगे हमें क्या पढ़ना है? तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो चलते हैं आगे और लिखते हैं क्या? मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और ये राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और लिखिएगा, मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और ये राज्य और नागरिकों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं। गारंटी प्रदान करते हैं। जो मूल अधिकार हैं वह राज्य और नागरिकों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं। जो मूल अधिकार है वह सिर्फ राज्य के लिए नहीं है। अगर कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे कि मूल अधिकारों की संख्या, लिखिएगा, मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या 7 है। तो आप लोग इस संख्या को याद कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है और बार बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप लोग बताइएगा कि जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 7 है। जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 7 है। अब उसके आगे लिखिएगा क्या? अब आपको जान लेना चाहिए कि इससे पहले एक और मूल अधिकार हुआ करता था जो वर्तमान में अगर आपसे मूल अधिकार पूछे जाएं तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन? स्वतंत्रता यानी समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद हमें देखने को मिलता है समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है, फिर शिक्षा संबंधित अधिकार मिलते हैं, फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वह 6 है, लेकिन पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे।
तो अब आप लोगों को जानना है कि जब पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार क्यों हैं? तो यहाँ पर लिखिएगा, एक था संपत्ति का अधिकार। पहले भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, तो उस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो आप लोग लिखिएगा क्या, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपको ये याद करना पड़ेगा, आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो आप लोग बेहिचक जितने भी मेरे एसएससी जीडी के योद्धा बंधु हैं और जो भावी दरोगा इस क्लास को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो उन सभी को इसे याद करना होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये संपत्ति का अधिकार था उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में था और कहाँ था। तो उसे आप लोगों को जब हम अनुच्छेद 19 पढ़ाएंगे तो वहीं पर इसका वर्णन मिलता है। जो 19 था अब नहीं है, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे 300 का जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का है, अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो अब आप लोगों को जानना है क्या इसके बारे में कि जो संपत्ति का अधिकार था इसका वर्णन कहाँ था। तो लिखिएगा, जो इसका वर्णन था वो था अनुच्छेद 19F या चा, अनुच्छेद 19F, जो अनुच्छेद 19F था, और अनुच्छेद 31 किया, और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19 चा और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19F या चा और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था इसकी चर्चा देखने को मिलती थी, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर अब अगर आपसे अब पूछा जाए कि इसे वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया है तो वर्णित था, तो यहाँ से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का, जो अनुच्छेद 300 का है, अनुच्छेद 300 का, जो अनुच्छेद 300 का है यहाँ पर इसे रख दिया गया है। जो अनुच्छेद 300 का है यहाँ पर इसे रखा गया है, जो अनुच्छेद 300 का है यहाँ पर इसे मूल अधिकार न मानकर इसे कानूनी अधिकार माना गया है। क्या? कानूनी अधिकार। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बना दिया गया है, यानी जो पहले अनुच्छेद 300 का यानी अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19F में वर्णित था संपत्ति का अधिकार, वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अब संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अनुच्छेद 300 का है ये किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप लोग लिखिएगा जो भाग 13 है,
जो भाग यानी जो संविधान का भाग 13 है वहीं पर अनुच्छेद 300 का है। उसी अनुच्छेद 300 का में जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, क्या कि जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो अब आप लोगों को जानना होगा कि जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप लोग लिखिएगा, जो पहला मूल अधिकार है, क्या जो पहला मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। जो पहला मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार। अगर अब आपसे समानता के अधिकार की बात की जाए कि इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद, इसका जो अनुच्छेद है वह है 14 से 18। जो अनुच्छेद है वह है 14 से 18। जो हमें समानता के अधिकार के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उसमें पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता। जो दूसरा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 1922 से, क्या जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद अब हमें पढ़ना है जो तीसरा मूल अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है हमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपको जो शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है इसमें हमें पढ़ना है ओनली और ओनली 2 अनुच्छेद। वो दोनों अनुच्छेद कौन कौन है, इसमें 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 व 24। जो अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ना है वह हमें पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब उसके बाद हमें आगे चलना है और पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो 14 यानी जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग लिखिएगा कि जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम अपने धर्म से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। तो इसका जो वर्णन है वह है अनुच्छेद 25 से 28 तक। जो हमें इसके बारे में पढ़ना है वह पढ़ना है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन हमें मिलता है जो संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक है, वहाँ तक इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जब हमें 5वां मूल अधिकार पढ़ना है वह हमें जो 5वां मूल अधिकार पढ़ना है वह है शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित। क्या शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित, शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार या संस्कृत का अधिकार। आप लोग शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार लिखिएगा, से नहीं, संस्कृत का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, जिसके बारे में हमें पढ़ना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद हैं 29 और 30। क्या जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है इसी में शिक्षा एवं संस्कृत के अधिकार की बात की गई है। तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल धैर्य से जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसे चल रही, और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उसके बाद जो हमें पढ़ना है 6वां और अंतिम मूल अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जो अंतिम और छठवां अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है इसी को इसमें पढ़ना है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है उसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे मिटाते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है खास आपके लिए मूल अधिकारों में। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी SSC GD के एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो UPSI की अभी वैकेंसी निकली हुई है आप लोग उसका भी फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। पहले आप लोग क्वेश्चन बताइए, फिर हम उसके बाद चलते हैं समानता का अधिकार स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आप लोगों को बताते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो अब हम आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बताने की चेष्टा करें। तो चलते हैं, लिखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन जो इसका ए है वह है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। जो ऑप्शन बी है, जो इसका ऑप्शन बी है वो है शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार। जो ऑप्शन सी है वह है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखिएगा क्या? आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो ऑप्शन नंबर डी है वे है क्या? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो सी है क्या? आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। आपसे मूल अधिकार नहीं है के बारे में पूछा जा रहा था। तो आप लोगों ने अगर इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर सी जो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह इसका आंसर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? पहला समानता का अधिकार। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या? समानता का अधिकार। अब हमें पढ़ना है क्या? समानता का अधिकार। तो हम लोग हेडिंग डालिए क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। हमें पढ़ना है समानता के अधिकार के बारे में। तो जो समानता का अधिकार है इसका वर्णन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन है अनुच्छेद
जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सोचा होगा कि जो दो अनुच्छेद हैं कौन कौन, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, तो उनको भी इससे पहले समानता के अधिकार से पहले जान लेना चाहिए। जो अनुच्छेद 12 कहा गया है, तो आप लोग लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं अनुच्छेद 12। तो पहले आप लोग समझिएगा जो अनुच्छेद 12 है उसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है क्या, इसके बाद लिखिएगा जो अनुच्छेद 13 है उसमें क्या बताया गया है, आप लोग उसको भी जान लीजिए। जो अनुच्छेद 13 है संविधान का, उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी क्या, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, अगर वह उल्लंघन के विधि तक पाई जाती है। क्या, राज्य ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, अगर वह उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यही अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 समझे होंगे। अब चलते हैं आगे और शुरू करते हैं क्या, समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वह है 14 से अनुच्छेद 18 तक हमें जानना है कि जो समानता का अधिकार है उसे पढ़ना है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आप लोग देखिएगा, अब हम शुरू करते हैं समानता का अधिकार। यानी समानता का अधिकार मतलब क्या हुआ कि सबके लिए एक समान अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब हुआ कि जो राज्य कानून बनाएगा वह सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 है इसमें क्या कहा गया है। जो अनुच्छेद 14 है, आप लोग पहले डालिएगा क्या, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 14 में क्या, विधि के समक्ष समता या लिखिए एक समानता, विधि के समक्ष समानता, या इसमें और करके लिखा गया, या करके लिखा गया है क्या, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो आपसे इसमें और पूछा जाता है क्या कि जो ये विधि के समक्ष समानता है ये किस देश से ली गई है। तो आप लोग बताएंगे कि जो विधि के समक्ष समानता है वह ब्रिटेन से ली गई है। किससे, ब्रिटेन से। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं कि जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से ली गई है। तो आप लोग आंसर बताएंगे। जितने भी मेरे भावी दरोगा बंधु हैं और एसएससी जीडी के योद्धा हैं मेरे, सभी आंसर बताएंगे कि जो विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से ली गई है। और उसके बाद आपसे और पूछा जाता है कि जो विधियों का समान संरक्षण, क्या विधियों का समान संरक्षण यह कहाँ से लिया गया है। तो यह भी लिया गया है यूएसए से। कहाँ से, जो विधियों का समान संरक्षण है यह यूएसए से लिया गया है, और जो विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन से ली गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा कि यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि जो कोई भी विधि बनाई जाएगी वह सभी को समान में रखकर बनाई जाएगी। कोई बड़ा या छोटा, कोई गरीब और अमीर यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। जो कानून होगा वह सब के लिए समान होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने समझा होगा। और अब हम चलते हैं आगे, क्या अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 15, इस अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, वंश, लिंग, जाति, क्या, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा जो अनुच्छेद 15 इसमें कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, धर्म,
जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म यानी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 15 में कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि अगर आप किसी धर्म से हैं या किसी जात से हैं या आप मेल हैं या फीमेल किसी लिंग से हैं, अब आपका जन्म स्थान कहीं पर भी हुआ हो या आप किसी भी वंश से हों, तो आपके समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सभी के लिए कानून है उसी के दायरे में आपको भी रखा जाएगा। तो इन सभी के स्थान पर भेदभाव को मना ही देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। तो आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 16 आप लिखिएगा। अनुच्छेद 16, जो अनुच्छेद 16 में कहा गया है वो कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या अनुच्छेद 16 में कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो अनुच्छेद 16 में कहा गया है यानी लोक नियोजन माने क्या हुआ? जो यहाँ पर लोक नियोजन का अर्थ है उसका अर्थ हुआ, लोक नियोजन का अर्थ है कि सरकारी नौकरियों में, क्या लोक नियोजन का अर्थ हुआ लोक नियोजन का अर्थ हुआ सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का अर्थ हुआ कि सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी लोक नियोजन का मतलब हुआ कि जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो उनमें आपको धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के स्थान पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी नौकरियों में आपको समान दर्जा दिया जाएगा। तो उसकी आगे अब हम चलते हैं। आपने अनुच्छेद 16 भी समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 17 की ओर और देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अपनी नोट्स में। अनुच्छेद 17, क्या अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसका मतलब हुआ कि जो राज्य, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि राज्य अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करेगा। जो राज्य होगा वह अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करेगा। तो आप अस्पृश्यता का मतलब समझे होंगे कि हम अब किसी के जात सूचक टिप्पणियां नहीं कर सकते, वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है।
तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप निम्न जात के हैं या आप उच्च जात के हैं, आप हमारे बगल में न बैठिए या हमारी कुआं में पानी मत पीजिए या हम जिस हैंडपम्प से पानी पीते हैं उसका पानी मत पीजिए। तो ये सब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आपको निषेध करता है, यानी आपको मनाही करता है। अब हम पढ़ेंगे जो समानता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 18। तो हमें पढ़ना है क्या, अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा, यानी उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जो इसका अपवाद है वह है सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़कर। यहाँ पर आप लोग अपवाद इसमें लिखिएगा, क्या अपवाद। जो अनुच्छेद 18 का अपवाद है वह है सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़कर राज्य सभी उपाधियों का अंत करेगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों का छोड़कर, यानी जो शिक्षा और सेना संबंधित उपाधियां हैं उनमें आप लोग उपाधि ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर, ये भी एक प्रकार की उपाधि हुई। लेफ्टिनेंट जनरल, जितने भी अफसर रैंक के अधिकारी हैं तो वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, उनको सबको छोड़कर। और जो भी और उपाधियां हैं, जैसे पहले था क्या राय बहादुर, ये एक प्रकार की उपाधि थी। तो अब जो राय बहादुर टाइप की उपाधियां हैं उनको जो अनुच्छेद 18 है उसके तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये जो समानता का अधिकार है इसे समझा होगा। और अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमें पढ़ना है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो अब देखिएगा आप लोग, अगर आपने अभी तक इसका लिखा नहीं इसको तो लिख लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। अगर नहीं लिखा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिएगा हमें पढ़ना है क्या स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा दूसरा अधिकार है, यानी अब हमको पढ़ना है क्या स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1922 से की गई है। कहाँ से? इसका वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। जो अनुच्छेद 19 से 22 से क्या जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तब आप लोग लिखिएगा क्या अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 19। तो आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 19, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद पहला है वह है अनुच्छेद 19। तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता क्या अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें बताया गया। अब आपको ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है इसके और भी बहुत सारे सब डिवीज़न किए गए हैं,
तो अब आप लोग लिखिएगा इसके जो और बहुत सारे सब डिवीज़न किए गए हैं, तो उसमें जो आता है पहला अनुच्छेद 19A। अब हमें पढ़ना है क्या? 19A। तो हमें देखना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A है, इसमें क्या कहा गया? इसमें अब कहा गया है क्या? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है जो अनुच्छेद 19A है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता या इसी में आपको और मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो मीडिया है वो भी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आती है और जो बोलने की स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आती है। अब हमें आगे पढ़ना है और क्या पढ़ना? अनुच्छेद 19B। जो अनुच्छेद 19B है, अब इसको पढ़ना। इसमें क्या कहा गया है? क्या? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19B है, इसमें कहा गया है क्या? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें अपवाद है क्या? इसमें जो अपवाद है वह है बिना हथियार। आप लोग सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वह कैसे कर सकते हैं? बिना हथियार। बिना हथियार आप लोग सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वह कैसे सम्मेलन कर सकते हैं? बिना हथियार। उसके बाद अब हम लोग और आगे क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19C। जो अनुच्छेद 19C है, इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ना है हमें क्या? संघ बनाने का अधिकार। क्या? संघ बनाने। जो अनुच्छेद 19C है, इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19C है, इसमें हम लोग संघ बना सकते हैं। और उसके बाद जो अब हमें पढ़ना है क्या? अनुच्छेद 19D। जो अनुच्छेद 19D है, इसमें क्या कहा गया है कि आप भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा अनुच्छेद 19D में क्या? भारत में आबाद भ्रमण। भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, इसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D में कि आप भारत में कहीं भी आबाद रूप से घूम सकते हैं, आपको कोई भी मनाही नहीं है। और उसके बाद हमें पढ़ना है अनुच्छेद 19E। जो अनुच्छेद 19E है, इसमें क्या कहा गया है कि कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। क्या? अनुच्छेद 19E में कहा गया है बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19E में कहा गया है वो कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं। और उसके बाद और आगे बताया गया है क्या? अनुच्छेद 19G। क्या? उसके बाद जो अनुच्छेद 19F है, जो अनुच्छेद 19F है, इसे हटा दिया गया है। हटा दिया गया क्योंकि इसमें था संपत्ति का अधिकार। इसमें था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। क्या? चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया। तो अब उसके बाद जो बचता है वो बचता है 19G। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19G है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है क्या? आजीविका कमाने का अधिकार। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19G है, इसमें कहा गया है
क्या कि आप कहीं भी आजीविका कमाने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार जो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19G है, यह आपको आजीविका कमाने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, अब हम आपको इसे एक सिंपल वे में याद कराते हैं। आपको ये कैसे याद होगा, ये आपसे बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोगों ने इसे तो याद कर लिया होगा कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें क्या कहा गया है, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 19 है इसमें कहा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अब आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले, क्या इधर देखिएगा, मान लीजिए कि आप हो और आप अपने घर से निकले, यहाँ आपका घर है, आप अपने घर से निकले और गए कहाँ पर, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। घर से निकले और गए कहाँ पर, चौराहे पर। कहाँ? चौराहे पर। आप अपने घर से निकले और गए कहाँ पर, चौराहे पर। और आपने चौराहे पर देखा, क्या आपने चौराहे पर देखा कि चौराहे पर बहुत भीड़ लगी है। आपने चौराहे पर देखा कि चौराहे पर बहुत भीड़ लगी है। तो आप वहाँ पहुँचे चौराहे पर और देखा कि क्यों भीड़ लगी है। जब आपने चौराहे पर पहुंचकर देखा कि क्यों भीड़ लगी और आप वहां जाकर बीच में क्या करने लगे, चौराहे पर बोलने लगे। चौराहे पर आप देखा कि भीड़ लगी है और वहां पर आप जाकर बोलने लगे। तो मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और चौराहे पर पहुंचे तो आप बोलने लगे। जब बोलने लगे तो पहले से भीड़ इकट्ठे थी। क्या? जब आप चौराहे पर पहुंचे और बोलने लगे तो जो पहले से भीड़ इकट्ठी थी वह क्या हो गई, जो पहले से भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ क्या हो गई, आप यहाँ समझिएगा, जो भीड़ है वह बड़ी हो गई। जो भीड़ थी वह बड़ी हो गई। जब आप चौराहे पर पहुंचे और बोलने लगे तो जो भीड़ थी वह बड़ी हो गई। जब भीड़ एक पूरी बड़ी हो गई, जब भीड़ बड़ी हो गई तो वह एक धीरे धीरे वहाँ पर आप बोलते बोलते एक सम्मेलन करने लगे। क्या? पहले आप अपने घर से निकले, गए चौराहे पर देखा कुछ लोग इकट्ठा हैं, वहाँ आप जाकर बोलने लगे। जब वह भीड़ बड़ी हो गई तो आप क्या करने लगे, आप यहाँ पर सम्मेलन करने लगे। तो आप जो पहला पॉइंट है वो है क्या, ये है पहला पॉइंट, आप बोलने लगे। जब भीड़ बड़ी हुई तो आप सम्मेलन करने लगे। जब आप सम्मेलन करने लगे तो फिर उसके बाद एक धीरे धीरे आपने सोचा कि अब हम सम्मेलन कर ही रहे हैं, हमको इतने आदमी का सपोर्ट मिल ही गया है, तो अब क्यों ना हम एक संघ बना ले। जो तीसरा बात आता है, तीसरी बात क्या आती है, आपने जब देखा कि हमें बहुत सारे आदमियों का सपोर्ट मिल रहा है तो हम क्यों न एक संघ का निर्माण कर लें। जब हमने एक संघ का निर्माण कर लिया तो जो मेरा संघ था वह बहुत बड़ा हो गया। तब हमें आवश्यकता हुई कि अब हम चलते हैं भारत की, अब हम चलते हैं आगे, क्या कि अब हम चलते हैं भारत का भ्रमण करते हैं। तो जो चौथा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जो चौथा पॉइंट है वो आएगा क्या, भ्रमण। जो चौथा पॉइंट आएगा, जो चौथा पॉइंट है वह क्या होगा कि भारत का अब हम लोग भ्रमण करेंगे। जो हमारा संघ बन गया है तो अब संघ बहुत बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, चौथे पॉइंट पर भारत का भ्रमण, चौथे पॉइंट पर हम लोग भारत का भ्रमण करेंगे। यानी पहले हमने घर से निकले, चौराहे पर गए और बोलने लगे, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ जब बड़ी हुई तो हमने सम्मेलन किया। जब हमने सम्मेलन किया तो जब बहुत सारे लोगों का हमें सपोर्ट मिला तो हमने एक संघ बनाया। और जब संघ बनाया तो हम सोचे कि अब हम चलते हैं भारत की भ्रमण करते हैं। जब हमने भारत की भ्रमण किया और कहीं भी आ जा रहे हैं, उसके बाद अब हमें आवश्यकता पड़ी कि क्या पूरी ज़िंदगी भर भारत का ही भ्रमण करते रहेंगे। समझिएगा आप लोग, और ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे आप लोग अपनी नोट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब हम लोग भारत की भ्रमण कर रहे हैं
तो क्या हम लोग पूरी ज़िंदगी भारत का भ्रमण करते ही रहेंगे? तो इसमें जो 5वां पॉइंट हमारे मन में आया कि हम कहीं पर रुक जाते हैं। जो 5वां पॉइंट है, जो इसमें 5वां पॉइंट आता है, जो 5वां पॉइंट मेरे माइंड में आया कि हम कहीं पर बस जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। हम कहीं पर बस या रुक जाते हैं, हम कहीं पर बस या रुक जाते हैं। यानी जो 5वां पॉइंट आया हमारे मन में ख्याल कि अब हम लोग भारत का भ्रमण तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब हम कहीं पर स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी रुक जाते हैं। जब हम कहीं पर रुक गए या बस गए तो अब हमें जो अंतिम रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या चाहिए? जब हम लोग बस गए तो उसके बाद अब हमें कुछ खाने पीने के लिए, यानी आजीविका चलाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो अब उसके बाद जो 6वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट क्या है? जो अब बस गए हम कहीं पर तो अब हमें आजीविका चलाना है। क्या? आजीविका। जो 6वां पॉइंट है वह है कि अब हमें आजीविका चलाना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप लोग फिर से दोबारा समझिएगा कि मान लीजिए कि ये आप हैं, अपने घर में हैं और अपने घर से निकले आप चौराहे पर पहुँचे। चौराहे पर पहुँचे तो देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पर आप जाकर बोलने लगे। जब बोलने लगे तो जो भीड़ थोड़ी थी वो बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई तो आप वहाँ पर बोलते बोलते सम्मेलन करने लगे। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। जब सम्मेलन करने लगे तो धीरे धीरे एक संघ का निर्माण होने लगा। जब संघ का निर्माण होने लगा तो उसके बाद अब आप सोचोगे कि मेरा संघ बहुत बड़ा हो गया है, अब हम चलते हैं भारत का भ्रमण करते हैं। तो जो आपको चौथा पॉइंट आएगा वो आएगा कि अब हम भारत का भ्रमण करेंगे। जब हम भारत का भ्रमण करते करते मान लीजिए कि आप लोग थक गए, यानी बहुत सालों तक भारत का भ्रमण किया, तो आपके माइंड में एक ख्याल उठा कि अब हमें कहीं पर बस जाना चाहिए। क्या? अब हमें कहीं पर बस जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो जो 5वां पॉइंट है वो है कि आपको कहीं पर रुक जाना चाहिए। जब हम रुक गए तो उसके बाद रुक जाएंगे तो हमें आजीविका भी चलाना है। तो उसका जो 6वां पॉइंट या अंतिम पॉइंट हुआ कि अब हमें आजीविका भी चलाना है। तो इससे मान लीजिए कि जो पहला पॉइंट ये है 19, क्या? जो पहला पॉइंट हुआ है 19A, जो दूसरा पॉइंट हुआ है 19B, जो तीसरा पॉइंट हुआ 19C, जो चौथा पॉइंट हुआ 19D, और जो 5वां पॉइंट है वह है 19E, और जो ये 6वां पॉइंट दिया है इसे आप 6वां पॉइंट तो हटा दिया गया है, इसे 7वां पॉइंट मानिएगा, इसे 19F मानिएगा, 19F नहीं 19G मानिएगा। यह हुआ 19G। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अब और हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम इसके आगे कल पढ़ाएंगे आपको जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है, उसमें क्या कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अनुच्छेद 20 है उसमें कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अब जो हमारी क्लास होगी वो कल चलेगी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कीजिए और अपने घर वालों और सगे संबंधियों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना ना भूलें कि आज की क्लास कैसी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।